इनसैट 3DS के लॉन्चिंग की तैयारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज अपने मौसम उपग्रह को लॉन्च करेगा। यह लॉन्चिंग GSLV F-14 रॉकेट से की जाएगी। इनसैट 3DS उपग्रह की लॉन्चिंग का उद्देश्य मौसम संबंधी और प्राकृतिक आपदाओं की सटीक जानकारी पाना है। यह लॉन्चिंग शनिवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। GSLV F-14 रॉकेट मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित करेगा। इस मिशन की पूरी फंडिंग भारत सरकार के मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने की है। ये लॉन्चिंग अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे की दिशा में अहम कदम है। इनसैट 3DS सैटेलाइट समुद्र की सतह का बारीकी से अध्ययन करेगी, जिससे मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी ज्यादा बेहतर अनुमान लगाया जा सकेगा। जब प्राकृतिक आपदाओं की पहले ही सटीक जानकारी मिलेगी तो उन्हें रोकने के भी प्रभावी उपाय किए जाएंगे। भारतीय मौसम एजेंसियों के लिए ये मौसम उपग्रह बेहद अहम साबित होगा। इनसैट 3DS की लॉन्चिंग जिस रॉकेट GSLV F-14 से होगी, उसे नॉटी बॉय भी कहा जाता है। दरअसल नॉटी बॉय इसलिए क्योंकि GSLV F-14 का ये 16वां मिशन होगा और इससे पहले GSLV F-14 के 40% मिशन असफल हुए हैं। पिछला मिशन इसका सफल रहा था, लेकिन उससे पहले वाला मिशन असफल रहा था। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। उन्होंने शनिवार को अपना छिंदवाड़ा दौरा रद्द किया और भोपाल होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ उनके सांसद बेटे नकुलनाथ भी दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। दिल्ली में शनिवार से भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। इसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा समेत प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेता दिल्ली में हैं। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ ने शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ बैठक की। उनसे भाजपा में जाने को लेकर रायशुमारी की गई। इसके बाद उनके भाजपा में शामिल होने की संभावनाओं को बल मिल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जिन नेताओं से बात की है, उनमें गोविंद राय, विश्वनाथ ओक्टे, दीपक सक्सेना और सुनील जायसवाल के साथ साथ अरुणोदय चौबे और रामू टेकाम एवं अन्य नेता शामिल थे। वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल। उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी के समन पर पेश न होने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश हुए। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा है कि अगली पेशी में मैं खुद आऊंगा। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सत्र के चलते इस बार नहीं आ सका। कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 16 मार्च तय की है। शराब घोटाला मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सीएम को 5 समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में गैर उपस्थिति के लिए शिकायत मामला दर्ज किया, जो समन, दस्तावेजों के उत्पादन आदि के संबंध में ईडी की शक्तियों को निर्धारित करता है। बाल अधिकार संरक्षण की टीम पहुंची संदेशखाली। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग की 6 सदस्यीय टीम उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में पहुंच गई है। राजनीतिक रूप से अशांत क्षेत्र में बाल दुर्व्यवहार की शिकायतें मिलने के बाद आयोग की एक टीम ने इस इलाके का दौरा किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि संदेशखाली में बदमाशों ने 7 महीने की एक बच्ची को उसकी मां की गोद से छीनकर फेंक दिया। फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है। राज्य बाल अधिकार पैनल की सलाहकार सुदेशना रॉय ने कहा, हम यहां जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करने आए हैं। उन्होंने आगे कहा, हम उन बच्चों की मां से बात करेंगे जिन्हें प्रताड़ित किया गया था। संदेशखाली पहुंचने वाली टीम का नेतृत्व तुलिका दास कर रही है। उन्होंने कहा, कल हमें पता चला कि कोई अज्ञात व्यक्ति एक घर में घुस आया है और उसने मां की गोद से छोटी बच्ची को उठाकर फेंक दिया। हम बच्ची की मां से मिले, उन्हें खाना, दवाइयां और सुरक्षा की जरूरत थी। हमने उन्हें सब प्रदान किया है। संदेशखाली में हिंसा तब शुरू हुई जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एक टीम तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान शाहजहां के समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 अधिकारी घायल हो गए थे।
धनशोधन मामले में कार्रवाई। हांगकांग के सीमा शुल्क अधिकारियों ने शुक्रवार को 14 अरब हांगकांग डॉलर के सबसे बड़े धनशोधन मामले में कम से कम 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इस रकम में से कुछ भारत में एक मोबाइल ऐप घोटाला मामले से संबंधित है। हांगकांग के सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क विभाग ने कहा कि गिरोह ने शहर में दर्ज एक मामले से जुड़ी सबसे बड़ी राशि को स्थानांतरित करने के लिए छद्म बैंक खातों और मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल किया। सीमा शुल्क वित्तीय जांच ब्यूरो की प्रमुख सुजेट इप्तुंगचिंग ने हांगकांग में मीडिया को बताया कि यह अभियान भारत में एक मोबाइल ऐप घोटाले और देश की 2 आभूषण कंपनियों से जुड़ा था, जिन्होंने कथित तौर पर लगभग 2.9 अरब हांगकांग डॉलर 37.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर रकम की हेरफेर की। इप ने धनशोधित की गई रकम को चौंकाने वाली बताया, जिसमें से एक खाते में प्रतिदिन 10 करोड़ हांगकांग डॉलर आते थे और उसमें 50 से अधिक दैनिक लेनदेन होते थे। उन्होंने विवरण दिए बिना कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से कुछ हांगकांग के अनिवासी चीनी थे। आरबीआई ने दी पेटीएम को राहत। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए जमा और क्रेडिट लेनदेन की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों की दुविधा दूर करने के लिए एफएक्यू जारी कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने इस एफएक्यू के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक से निकासी, रिफंड, सैलरी क्रेडिट, डीबीटी और बिजली बिल जमा करने से जुड़ी जानकारी दी है। आरबीआई की ओर से यह निर्णय बैंक द्वारा ग्राहकों और नियामक प्राधिकरणों के बारे चिंता जताने के बाद लिया गया है। आरबीआई ने कहा है, 15 मार्च 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि किसी भी ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड आदि को कभी भी जमा किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने 31 जनवरी को निर्देश दिया था कि वह 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद कर दे। फोर्ब्स इंडिया की 30 अंडर 30 की सूची जारी। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स इंडिया ने अपनी सालाना लिस्ट 30 अंडर 30 जारी की है। इस सूची में विभिन्न उद्योगों से जुड़े 30 वर्ष से कम आयु के 30 व्यक्तित्व को लोगों को शामिल किया गया है। 19 श्रेणी में 38 अचीवर्स को एक्सपर्ट जूरी में चुना गया, जिसमें कई महिलाओं के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में उद्योग, मनोरंजन, खेल, संगीत और कला क्षेत्र से जुड़ी 9 महिलाएं हैं। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 सूची में रश्मिका मंदाना और राधिका मदान का नाम शामिल है। दोनों ही बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं। इसके अलावा ज्योति यर्राजी और पारुल चौधरी का नाम भी जुड़ा है। अदिति सहगल, सीतालक्ष्मी नारायण और शिप्रा विश्वास को भी सूची में शामिल किया गया। फोर्ब इंडिया की सूची में शामिल महिलाएं: शिप्रा बिस्वास, सीपीओ और मार्केटिंग हेड; नेत्रा अज्जमपुर, सह संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर; अनुष्का राठौड़, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर; सीतालक्ष्मी नारायण, निवेश कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट; अदिति सहगल, भारतीय इंडी संगीतकार और अभिनेत्री; पारुल चौधरी, पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल होने वाली महिला एथलीट; ज्योति यरारजी, एथलीट जो पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल होंगी; रश्मिका मंदाना, अभिनेत्री, हालिया फिल्म एनिमल; राधिका मदान, अभिनेत्री, अंग्रेजी मीडियम। दस साल से कम आयु के बच्चों को हो सकता है कैंसर। कैंसर हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाली बीमारी है। समय के साथ इस रोग का खतरा और भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, आनुवांशिकता के साथ लाइफस्टाइल और आहार में गड़बड़ी के कारण आप कैंसर के शिकार हो सकते हैं। लगभग सभी उम्र के लोगों में समय के साथ साथ कैंसर का जोखिम बढ़ता हुआ देखा गया है। इस बारे में किए गए अध्ययनों में बताया गया है कि कैंसर किसी भी उम्र और लिंग के व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है। बच्चे भी इसमें शामिल हैं। कुछ प्रकार के जोखिम कारक बच्चों को भी कैंसर का शिकार बना रहे हैं। इसके लक्षणों पर गंभीरता से ध्यान देते रहना जरूरी हो जाता है। प्रवासी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रवासी प्रजातियों पर जारी पहली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रवासी प्रजातियां गंभीर चुनौतियां का सामना कर रही हैं। यदि सकारात्मक प्रयास नहीं किए गए तो 22% प्रवासी प्रजातियां जल्द विलुप्त हो सकती हैं।
यानी दुनिया की हर 5वीं प्रवासी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। इसके अलावा 44% प्रवासी प्रजातियों की आबादी में गिरावट आ रही है, जबकि कुछ में वृद्धि भी देखने को मिली है। सबसे ज्यादा खतरा प्रवासी मछलियों पर है। इनकी 97% प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में CMS में सूचीबद्ध 70 प्रवासी प्रजातियों के लिए खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इनमें स्टेपी ईगल, मिस्र का गिद्ध और जंगली ऊंट शामिल है। देश में नकली और घटिया दवाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने पहली बार दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सिर्फ शहरों या कस्बों में ही नहीं, बल्कि गांवों और दुर्गम स्थानों के अलावा स्कूल कॉलेजों के आसपास दवा दुकानों पर भी जांच अनिवार्य की गई है। अब हर महीने औषधि निरीक्षक को जांच के लिए कम से कम 10 नमूने एकत्रित करने होंगे। इनमें 9 दवाएं और 1 नमूना सौंदर्य प्रसाधन या फिर चिकित्सा उपकरण का होना चाहिए। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 22 एवं 23 के तहत इन दिशा निर्देशों में बताया गया है कि औषधि निरीक्षक को एक स्थान से 3 नमूने लेना अनिवार्य है। औषधि निरीक्षक को जांच रिपोर्ट दिल्ली भी भेजनी होगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी औषधि निरीक्षकों को अपने क्षेत्र की जनता और डॉक्टरों के साथ संपर्क में रहना जरूरी है।